हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रमन आज अपने बाबूजी के जन्मदिन पर 2 महीने बाद घर वापस आ रहा था। इस नौकरी के कारण बाबूजी को देखने के लिए 2 महीने से आंखें तरस गई थी। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। हाँ बेटा बोलो। पापा, दादाजी। हाँ बेटा, मैं जानता हूँ आज दादाजी का जन्मदिन है। उनके लिए आज बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। तुम अपनी माँ को मत बोलना और ना ही दादाजी को, अभी बताना, रमन ने अपने 5 साल के बेटे से कहा। पर दादाजी तो उस बच्चे की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी और फ़ोन कट गया। रमन ने अपने पिता के लिए कश्मीरी शॉल, कोल्हापुरी जूते, रबड़ी, जलेबी, जो जो उनको पसंद था सब पैक करवा लिया और बाबूजी के रूम के लिए एक बड़ा सा टीवी खरीदा। बाबूजी को टीवी देखने का बहुत शौक था, लेकिन गरीबी और मेरी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए बाबूजी ने अपनी इच्छाओं को किसी कोने में दफन कर दिया था। वह आज अपने पिता की हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहता था। उन्हें वह हर खुशियाँ देना चाहता था जिनका उन्होंने अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए त्याग किया था। कितना खुश होंगे बाबूजी आज 2 महीने बाद रमन को सरप्राइज के साथ देखकर। यह सोचकर ही रमन की आंखें गीली हो गई। रमन ने बस से सामान उतारकर एक रिक्शे में रख दिया। कहाँ जाना है बाबूजी आपको? पहले ही बता दीजिए, अब इस बूढ़े से ज़्यादा दूर रिक्शा नहीं चलाई जाती। रमन के कानों में जैसे ही यह आवाज़ पड़ी, उसके पैरों तले ज़मीन सरक गई और मुंह से निकल पड़ा, यह आवाज़ तो बाबूजी की लग रही है। उसने पलटकर देखा तो अपने पिता को इस हालत में देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। बाबूजी, आप यहाँ? बेटे को सामने देखकर पिता भी फूट फूट कर रोने लगे। तो रमन ने छोटे बच्चों की तरह अपने पिता को गले से लगा लिया। उसने एक बार भी बाबूजी से उनकी हालत का कारण नहीं पूछा। जानता हूँ कि नेहा बाबूजी को ज़्यादा पसंद नहीं करती, लेकिन वह इतना गिर जाएगी उसने सपने में भी नहीं सोचा था। रमन अपने पिता को लेकर घर पहुँचा तो देखा नेहा अपनी सहेलियों के साथ ताश खेलते हुए बोली, अच्छा किया ना मैंने तुम सबके कहने पर उस बूढ़े को घर से निकाल दिया। अरे बेटा आएगा तो कह दूंगी तीर्थ यात्रा पर गया है। इतना कहकर खिलखिलाकर हंस पड़ी कि तभी रमन की आहट सुनकर नेहा हकलाते हुए बोली, अरे आप? बाबूजी कहाँ हैं? रमन ने गुस्से में कहा। नेहा सकपकाते हुए बोली, बाबूजी तो रामू काका के साथ वृंदावन गए हैं, कह रहे थे कि 2-4 दिन में लौट आएंगे। नेहा को झूठ बोलता देख रमन ने खींचकर 2 तमाचे नेहा के गाल पर जड़ दिए। तो नेहा की सहेलियां भी, जो अब तक हंस हंस कर उसके बाबूजी का अपमान कर रही थी, वह भी एक एक करके चुपचाप वहां से 9-2 गहरा हो गई। शर्म नहीं आती तुम्हें झूठ बोलते हुए? शर्मा जी को घर में देखकर दोनों बच्चे दौड़ते हुए जाकर दादाजी के गले लिपट कर रोने लगे। रमन गुस्से में नेहा के बाल पकड़कर दांत घसीटते हुए बोला, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे बाबूजी को घर से निकालने की? बेटा, बहू को कुछ मत कहना, यह तो सब मेरे कर्मों का ही लेखा जोखा है जो मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है। तुम मेरी वजह से अपनी सृष्टि खराब मत करो। मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ। कम से कम मुझे अपने जैसे लोग तो वहाँ मिल जाते हैं जो अपना एक दूसरे के साथ दुख बांट लेते हैं। इतना कहकर शर्मा जी वहाँ से जाने लगे तो रमन ने बाबूजी का रास्ता रोक लिया और उनके कदमों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। बाबूजी मत जाइए मुझे छोड़कर। माँ के बाद अब क्या आप भी मुझे अनाथ करना चाहते हैं? रमन ने गुस्से में नेहा का हाथ पकड़ा और उसे दरवाजे के बाहर निकाल कर बोला, जो औरत मेरे बाबूजी की इज्जत नहीं कर सकती, उनका ध्यान नहीं रख सकती, उनके लिए
मेरे घर में कोई जगह नहीं, समझी तुम। इतना कहकर रमन ने दरवाज़ा बंद कर लिया। बच्चे दादाजी को फिर से अपने कमरे में ले गए और उनके साथ खेलने लगे। रमन हॉल में पड़े सोफे पर धम से बैठ गया और पर्स में से अपनी माँ की तस्वीर निकालकर रोने लगा। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मेरे होते हुए बाबूजी की ऐसी हालत हो गई। रमन को उसके पिता ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। माँ रमन को जन्म देते ही इस दुनिया से चल बसी थी। शर्मा जी ने कभी भी रमन को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। बचपन में उसके नहलाने धुलाने से लेकर जवानी तक उसकी पढ़ाई लिखाई और कामयाबी की हर सीढ़ी चढ़ने में उसका कदम कदम पर साथ दिया। एक बार शर्मा जी की बहन ने बचपन में कहा भी था कि भैया मुझे रमन को दे दो, मैं इसका ख्याल रख लूँगी। आप माँ की कमी पूरी नहीं कर पाएंगे या फिर एक आया लगा लीजिए तो रमन का ध्यान रखे। लेकिन शर्मा जी ने अपने बेटे को बहन को सौंपा, ना ही आया को रखा। रमन पढ़ लिख कर कामयाब हो गया तो शर्मा जी ने बेटे के लिए एक अच्छी लड़की देखकर उसकी शादी कर दी। लड़की देखने में अच्छी थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ साल बाद ही वह अपने रंग दिखाने शुरू कर देगी। रमन की शादी को 5 साल हो गए थे। नेहा की गोद में 2 बच्चे भी आ चुके थे। दोनों बच्चे दिन रात दादा दादा करके शर्मा जी से ही लिपटे रहते, लेकिन नेहा को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने बच्चों को पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई कि वह दोनों बच्चे भी अपने दादा से नफरत करने लगे थे। अभी कल की ही बात है, सोचते सोचते रमन ख्यालों में खो गया। अरे बाबूजी कहाँ मर गए? समझ में नहीं आता है कि जब भी इन्हें आवाज़ लगाओ एक बार में तो कभी सुनते ही नहीं हैं। वैसे तो घर में इधर उधर घूमते ही दिखते हैं, और क्यों ना दिखें, घर में खाने की खुशबू जो उन्हें खींच लाती है, पर जब ज़रूरत पड़े उन्हें ढूंढने तो ना जाने कहाँ लापता हो जाते हैं। पतीले में थोड़ी सी दूध थी तो मैंने सोचा काम वाली के साथ उनके लिए भी इसी बर्तन में चाय बना दूं, और अगर यह चाय बर्बाद हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर मांगते रहेंगे चाय, मैं तो नहीं देने वाली। बाबूजी कहाँ चले गए? चाय ठंडी हो रही है, पीना है तो पीजिए, मुझे और भी काम है। नेहा अपने ससुर शर्मा जी को आवाज़ लगाती है। शनिवार का दिन था, बच्चों के स्कूल में छुट्टी थी। बच्चे टीवी देख रहे थे। तभी शर्मा जी अपने पोता पोती के कहीं आकर बोले, बेटा बंटी बबली क्या कर रहे हो? चलो मेरे साथ बगीचे में, देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है और कितने नए फूल खिले हैं। उन फूलों के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। बच्चे गुस्से में बोले, दादाजी हमें नहीं जाना आपके साथ बगीचे में, और आपको कितनी बार कहा है जब हम खेल रहे हैं या टीवी देख रहे हो आप हमें डिस्टर्ब मत किया करो। आप जाकर अपने कमरे में क्यों नहीं बैठते हैं? हर वक्त आप हमें परेशान करते रहते हैं। मम्मी मम्मी देखो ना, दादाजी हमें परेशान कर रहे हैं। बंटी और बबली अपनी माँ नेहा से अपने दादाजी की शिकायत करते हैं। नेहा हाथ में मोबाइल लेते हुए आई और बोली, क्या बात है बाबूजी, आपसे एक जगह बैठा नहीं जाता? इतनी देर से चाय के लिए आवाज़ लगा रही थी और आप यहाँ बच्चों के कमरे में, जब आप देख रहे हैं कि बच्चे टीवी देख रहे हैं, क्यों परेशान कर रहे हैं? वह आपके साथ क्या गुल्ली डंडा खेलने जाएं या बूढ़ों की कहानियाँ सुनेंगे? मन नहीं लगता है तो घर के बाहर क्यों नहीं जाते हैं? एक तो घर के काम ख़त्म नहीं होते और शाम होते ही आप परेशान करने लगते हैं। आप देख रहे हैं कि मैं अपनी माँ से बात कर रही हूँ तो जानबूझकर आप बच्चों को परेशान करते हैं ताकि वह मुझे मेरी माँ से बात ही नहीं करने दे। आखिर आप चाहते क्या हैं? शर्मा जी बोली, बहू मैं पूरे दिन अपने कमरे में ही बैठा रहता हूँ। अन्य दिनों में तो मैं बच्चों से इसीलिए कुछ नहीं कहता कि स्कूल के गृह कार्य से उन्हें फुर्सत नहीं मिलती होगी। बेचारे बालक परेशान रहते हैं।
आज शनिवार है तो बच्चों की छुट्टी है। मैंने सोचा थोड़ी देर बच्चों से बातें कर लेता हूँ। नेहा बोली, जब बच्चे आपसे बात ही नहीं करना चाहते हैं तो क्यों ज़बरदस्ती करते हैं? नेहा बोली, मन नहीं लगता है तो घर से काम क्यों नहीं करते हैं? बस सब्जी और दूध लाकर रख देते हैं, उसके बाद हाथ समेटकर आप बैठ जाते हैं। अरे कम से कम जाले वाले साफ कर दीजिए, और कुछ नहीं तो बगीचे में झाड़ू लगा लीजिए। पर नहीं, आपके हाथों में दर्द होने लगेगा। जो करना है कीजिए। इतना कहकर वह बच्चों के लिए मैगी बनाने चली गई। शर्मा जी बोले, बहू अब रसोई में जा रही हो तो एक कप चाय ही पिला दो। नेहा रसोई से बोली, वहाँ टेबल पर 5 का सिक्का है, वह ले लीजिए और जाकर नुक्कड़ पर यहाँ स्टेशन पर चाय पी लीजिए, दूध खत्म हो गया है। शर्मा जी ने अपनी टूटी हुई छतरी बगल में दबाई और निकलने लगे। तभी उनका बेटा रमन शनिवार को ड्यूटी ख़त्म करके घर जल्दी लौटा। अरे बाबूजी, आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? शर्मा जी बोले, बेटा तुम जाओ, मैं आता हूँ। ठीक है पापा, जल्दी आना। शर्मा जी की आंखें भर आई। उन्हें लगा जो उन्होंने अपने बेटे को संस्कार दिए थे वह वापस अपने पिता को दे रहा है। इससे ज़्यादा एक बेटा अपने बाप के लिए क्या करेगा, और पिता को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। शर्मा जी मुस्कुराते हुए घर से बाहर निकले और सोचने लगे कि जब रमन कॉलेज जाता था, अपनी जेब खर्च के लिए शर्मा जी से पैसे मांगते समय बहुत ही हिचकिचाता था, क्योंकि घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। शर्मा जी एक दुकान पर काम करते थे और किसी तरह घर का खर्च चलाते थे। नेहा का स्वभाव तो सबको पता था। वह हर वक्त ससुर के खिलाफ रमन के कान भरती रहती थी। उससे और उसके बच्चों को बूढ़े बुजुर्गों का टोकना और गलत और सही का भेदभाव समझाना बिल्कुल पसंद नहीं था। बंटी और बबली भी कभी शर्मा जी के कमरे में नहीं जाते थे, ना ही उनके साथ कभी बातें करते थे। और रमन को तो दफ्तर से लौटते लौटते इतनी देर हो जाती थी या फिर इतना थक जाता था कि खाकर सो जाता था। कभी कभार तो पिता से जाकर हाल चाल भी नहीं ले पाता था। ना जाने यह कौन से काका हैं जिनके बारे में अक्सर शर्मा जी रमन को बताते हैं और उनका नाम लेकर वह घर से निकल जाते हैं। रमन को एक रोज़ शंका हुआ कि पिताजी को घर में मन क्यों नहीं लगता है। अक्सर वह काका के पास जाने की बात क्यों करते हैं। यही सब सोचकर वह उस रोज़ शर्मा जी के पीछे पीछे चलने लगा। आगे चलकर उसे बहुत हैरानी हुई कि वह किसी काका के घर ना जाकर स्टेशन के पास एक पेड़ नीचे एकांत में उसके सहारे घंटे भर बैठे रहते हैं। रमन कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। रमन ने पलटकर देखा तो पीछे से एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। क्या हुआ बेटा, क्या देख रहे हो? वह यहाँ अक्सर आते हैं, उस पेड़ के सहारे बैठे रहते हैं और ढलते हुए शाम को देखते हैं और ना जाने उस पेड़ को कमला कहकर कितनी ही बातें करते हैं, और जब मन उनका हल्का हो जाता है तो वापस लौट जाते हैं। रमन आश्चर्य से उन्हें देखा तो बुजुर्ग व्यक्ति बोले, यह अकेले नहीं हैं, ऐसे कितने ही माता पिता तुम्हें स्टेशन पर या बाग बगीचे में अकेले बैठे देखेंगे। रमन बोला, मगर क्यों काका, वह यहाँ क्यों बैठते हैं? बुजुर्ग ने कहा, बेटा जब हम बुजुर्गों को घर में प्यार और सम्मान नहीं मिलता है और अकेलेपन हमें खाने को दौड़ता है, तब हम घर से किसी अपने की तलाश में बाहर बैठते हैं। अरे पर जिसका परिवार होता है वह क्यों इधर उधर भटकेगा? बुजुर्ग हंसकर बोले, बेटा परिवार होने के बाद भी अगर उन्हें समय ही ना कोई दे तो अपना समय वह कहाँ काटेंगे, तो यहाँ चले आते हैं। वैसे तुम्हें पता है बुढ़ापे में इंसान का मन बच्चे जैसा हो जाता है। उस समय उसे प्यार और सम्मान के साथ परिवार के साथ की ज़रूरत होती है। जो परिवार के सदस्य समझ नहीं पाते हैं उनके लिए माँ बाप एक पुराने सम्मान की तरह होते हैं जिस पर उनका कभी ध्यान ही नहीं जाता है।
बच्चे सोचते हैं माँ बाप ने अपनी ज़िंदगी जी ली तो उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। बाहर अपने साथ ले जाने से कतराते हैं। बात करना तो दूर, उनकी राय भी उन्हें अच्छी नहीं लगती है। जबकि बुजुर्ग अपनी राय और अनुभव से अपने बच्चों के जीवन में आने वाले संकटों से बचने का उपाय बताते हैं। चलो मैं भी चलता हूँ, आज मेरा समय भी कट गया, कल के कल देखेंगे। इतना कहते हुए वह चुपचाप वहाँ से चले गए। रमन भी वहाँ से चुपचाप घर आ गया। घर जाकर अकेला बैठा था, तभी शर्मा जी घर में प्रवेश किए। बेटे को देखकर मुस्कुराए। बच्चों और बहू की तरफ एक उम्मीद भरी नज़रों से देखा, पर घर के किसी सदस्य को कोई फर्क नहीं पड़ा। बच्चे आपस में खेल रहे थे, टीवी देख रहे थे। वहीं नेहा फ़ोन पर अपनी माँ से इधर उधर की बातें कर रही थी। शर्मा जी की किसी को कोई चिंता नहीं थी। घर में बहू पोता पोती सब हैं, पर यहाँ ये देखकर भी उन्हें अनदेखा कर रहे थे। रमन को ये देखकर बहुत दुख हुआ। उसने मन में कुछ सोचा और उसने निश्चय किया कि अब वह भी किसी से बात नहीं करेगा। फिर क्या, उस दिन से उसने अपने बच्चों और पत्नी से बात करना छोड़ दिया और एक दूरी बनाकर रखी। काम पर जाता, लौट कर आता और चुपचाप अपने कमरे में काम करने बैठ जाता। बच्चे और पत्नी बात करने की कोशिश भी करते तो वह कुछ बहाना बनाकर जवाब नहीं देता था। 3-4 दिन तक ऐसा ही चला। फिर बच्चे और पत्नी उसके सामने आकर खड़े हो गए और उसके व्यवहार का कारण पूछने लगे। तब रमन ने बड़े प्रेम से अपने बच्चों को अपने पास बिठाया और बोला, बंटी बबली, मैंने 3-4 दिन तुम लोगों से बात नहीं की तो तुम्हें कितना बुरा लगा और तुम लोग परेशान होगे। ये सोचो, दादाजी तुम लोग के साथ रहते हैं पर तुम लोग उनसे बात भी नहीं करते हो, उन्हें कैसा लगता होगा। बच्चे अपनी माँ की तरफ देखने लगे और बोले, अरे पापा, हम दादाजी से क्या बात करें, उन्हें घर में अकेले बैठे मन नहीं लगता है, इसीलिए तो मम्मी उन्हें कुछ ना कुछ काम भी देती रहती है और वह कहते हैं उनसे कोई काम ही नहीं हो पाता है। आप दादाजी को वापस गांव क्यों नहीं भेज देते। रमन बोला, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे दादाजी के साथ अब गांव में ही जाकर रहूँगा। वह मेरे पापा हैं, मुझे तो उनका ख्याल रखना ही होगा। बच्चे बोले, नहीं नहीं, तब तो दादाजी को भी यही रखो और मम्मी आप भी दादाजी का ख्याल रखो, वरना जब आप लोग बूढ़े हो जाओगे तो मैं अगर आपके साथ ऐसा करूँगा तो आपको कैसा लगेगा। लेकिन नेहा को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। रमन को कंपनी की तरफ से 2 महीने के लिए विदेश भेज दिया गया। जाना ज़रूरी था, वरना वह कभी नहीं जाता। रमन के जाते ही 10 दिन बाद एक छोटी सी गलती के कारण नेहा ने शर्मा जी के मुंह पर अपनी सैंडल मारते हुए घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, यह कहकर कि जब बेटा वापस आ जाए तब अपनी ये मनहूस शक्ल लेकर आ जाना, तब तक मैं तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकती। बहू की बातों से शर्मा जी की आंखों में आंसू आ गए और वह आंखों में आंसू लिए वहाँ से चले गए। किसी को उन पर तरस नहीं आया और उन्होंने एक रिक्शे का काम पकड़ लिया। रोज़ सुबह से शाम तक रिक्शे का बोझ ढोते और शाम को थक कर इस रिक्शे में ही सो जाते। लेकिन उधर रमन को क्या पता था कि उसके जन्मदाता ऐसे सड़क पर उसे रिक्शा चलाते हुए दिखेंगे। जिस उम्र में बच्चों को अपने माँ बाप का बोझ उठाना चाहिए, वही आज मेरे बाबूजी इस उम्र में दूसरों का बोझ खींच रहे थे, वह भी नेहा के कारण। सोचते सोचते उसे न जाने कब नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चला। वह पूरी रात हाल में सोफे पर सोता रहा। शर्मा जी सुबह अपने कमरे से निकले। बेटे को हॉल में सोता देख उसके सिर पर आशीर्वाद भरा हाथ रखा और दरवाज़ा खोलकर सैर के लिए जाने लगे कि तभी उन्होंने देखा उनकी बहू नेहा दरवाजे पर ही बैठी रो रही थी। शायद पूरी रात वह दरवाजे पर ही बैठी रही। शर्मा जी को देखते ही नेहा उनके पैरों में गिरते हुए बोली,
बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, जो मैंने अपने पिता समान ससुर का इतना बड़ा अपमान किया। भगवान तो मुझे नर्क में भी जगह नहीं देंगे। आप तो जानते हैं, भैया भाभी विदेश गए हैं, माँ बाबूजी कब से मेरा साथ छोड़कर जा चुके हैं, तो मैं कहाँ जाऊँगी। शर्मा जी को अपनी बहू पर तरस आया और उन्होंने उसे माफ़ कर दिया और अंदर जाने को कहा। लेकिन रमन गुस्से में बोला, नहीं बाबूजी, आप इसे माफ़ नहीं करेंगे, नहीं तो फिर यह दोबारा से वही व्यवहार करेगी। ना यह कभी सुधरी थी और ना ही कभी सुधरेगी। इतना कहकर रमन नेहा को घर से बाहर निकालने लगा तो शर्मा जी ने बेटे का गाल पर एक तमाचा दे मारा और बोले, अब भी इस घर में मैं बड़ा हूँ, इस घर के फैसले लेने का हक मेरा है। तुम कौन होते हो मेरे फैसले के बीच में बोलने वाले। पिता के एक थप्पड़ से रमन चुपचाप खड़ा हो गया और बोला, जी बाबूजी, पर इसने जो आपके साथ किया उसके लिए कैसे माफ़ कर दूं। शर्मा जी भी नेहा को माफ़ नहीं करना चाहते थे, लेकिन वह जीते जी अपने बेटे की दृष्टि भी उजड़ते हुए नहीं देखना चाहते थे। इसीलिए दिल पर पत्थर रखकर अपने बहू को माफ़ कर दिया और सारे गिले शिकवे दूर कर दिए। नेहा ने भी रमन से माफ़ी मांगी और रोते हुए अंदर कमरे में चली गई। शर्मा जी ने बेटे को बिठाकर बहुत समझाया तो अंदर जाकर रमन ने बड़े प्यार से नेहा का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, नेहा, सुना तुमने, हमारे बच्चे हमारे भविष्य के लिए क्या सोच रहे हैं। आज तुम्हारे बच्चे इतने छोटे हैं और उनकी आज इतनी सी बात तुम्हें कितनी बुरी लगी, और तुम एक बार भी बाबूजी से सम्मान तो छोड़ो, प्यार से बात तक नहीं करती हो। सोचो उन्हें कैसा लगता होगा। आप अपनी माँ से तुम घंटा बातें करती थी, तो क्या मेरे बाबूजी के लिए तुम्हारे पास बिल्कुल वक्त नहीं। मेरे बाबूजी भी मुझे जान से प्यारे हैं, जैसे तुम्हारी माँ हैं। शर्मा जी के स्टेशन पर जाकर अकेले बैठने की बात रमन ने उसे बताना सही नहीं समझा, क्योंकि उसकी आंखों में शर्मिंदगी के एहसास दिख रहे थे। तो रमन ने उम्मीद की कि अब शायद उसके पिता के साथ उसके घर में अब चरित्र जैसा व्यवहार नहीं होगा। नेहा ने दोनों बच्चों को जाकर समझाया, बच्चों, तुम्हारे दादाजी तुम लोगों से बहुत प्यार करते हैं, और तुम्हें पता है दादा दादी नाना नानी के पास कितने किस्से कहानी होते हैं, और जिन सवालों के जवाब तुम्हें किताबों में नहीं मिलेंगे उनके जवाब भी तुम्हारे दादाजी के पास होते हैं, और कुछ सवाल तो वह चुटकियों में हल कर देते। तो तुम दोनों को भी उनसे सीखना चाहिए। कुछ देर बाद जब शर्मा जी लौटकर घर आए तो दोनों बच्चे उनमें चिपट गए और बोले, दादाजी चलो ना हमारे साथ खेलने, आज हमारी छुट्टी है और उसके बाद रात में आप हमें कहानी सुनाना। मम्मी कहती है आपके पास कहानियों का खजाना है। बबली बोली, हाँ, मम्मी ने कहा आप बहुत अच्छे हैं और आप हमें अच्छी अच्छी बातें भी सिखा सकते हैं, चलो ना हमारे साथ। बच्चों की बातें सुनकर शर्मा जी की आंखें भर आई और वह बच्चों को प्यार करने लगे। फिर क्या था, अब तो रोज़ किस्से कहानियों का दौर चलता था और बच्चों के गृह कार्य को पूरा करने में शर्मा जी की मदद किया करते थे। हाँ, शाम होते ही कुछ न कुछ बनाकर चाय के साथ शर्मा जी को देती तो वह कहते, बहू थोड़ा रुक जाओ, रमन आता होगा, फिर हम सब मिलकर एक साथ खाते हैं। वह दिन और आज का दिन, घर का पूरा माहौल बदल गया। घर में कोई अकेलापन महसूस नहीं करता था, सब से खिलखिलाते थे। एक रोज़ रमन हंसते हुए शर्मा जी से बोला, बाबूजी आप कुछ भूल रहे हैं। शर्मा जी ने कहा, क्या भूल रहा हूँ। रमन बोला, बाबूजी कितने दिन हो गए आप घर नहीं जाते हैं, वह आपका इंतज़ार होंगे। शर्मा जी एक पल को रुके, फिर बोले, नहीं बेटा, काका को अपने घर में रहने दो, मेरा घर मेरे लिए स्वर्ग है, अब मुझे कहीं नहीं जाना। रमन मुस्कुराकर चुप हो गया। मित्रों, यह एक शर्मा जी की कहानी नहीं है। आधे से ज़्यादा घरों में बुज़ुर्गों की यही हालत है।
अपना पूरा जीवन वह बच्चों की खुशियों के लिए निछावर कर देते हैं, बस यही सोचकर कि बुढ़ापे में अपने बच्चों के साथ वक्त बिताएंगे। तो क्या गलत सोचते हैं? आप अपना बुढ़ापा कैसे बिताना चाहते हैं? अगर ऐसे नहीं तो अपने व्यस्त दिनचर्या से थोड़ा वक्त अपनों के लिए भी निकालें। तो कोई भी बुजुर्ग रेलवे स्टेशन या बस अड्डे पर एकांत में नहीं पाया जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।